अस्सलाम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। पीडीएम लाहौर जलसे को अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं और इस हफ्ते क्योंकि वीक का लास्ट प्रोग्राम होता है, हम अपने सीनियर तज्जिया निगारों से पूरे वीक की जो सियासी डेवलपमेंट्स है उन पर तज्जिया भी करवाते हैं। और महवर जाहिर है कि पीडीएम का जलसा रहा, पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास, पीडीएम के फैसले जिसमें उन्होंने कहा कि पहिया जाम भी होगा, लाहौर जलसा भी होगा, शटर डाउन भी होगा और साथ में एहतजाज भी जारी रखेंगे। लॉन्ग मार्च का भी कहा और साथ में ये भी कह दिया कि 31 दिसंबर तक तमाम अरकान पार्लियामेंट जो अपोजिशन जमातों के हैं वो अपने अपने कायदीन को इस्तीफे जमा करवा दें। अच्छा, और ये सारा जो उन्होंने लाहे अमल है, उन्होंने कहा जरा लाहौर जलसा हो जाए और उसके बाद हम बताएंगे कि क्या चीज़ कब की जाएगी। इन तमाम पीडीएम के फैसलों पर हमने ये भी देखा कि साथ साथ हुकूमती रद्द अमल भी आते रहे, लेकिन इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पर मैं ज़रूर नज़र डालना चाहूँगी, जो इस हफ्ते हुई और जो कि इंतहाई में कहूँगी अखलाकियात से गिरी हुई बातें की गई। सोशल मीडिया जो कि एक बड़ा अहम टूल बन गया है इस पूरे निज़ाम में, चाहे वो सियासत का निज़ाम हो, सिविल सोसाइटी का हो, जिसमें हर शख्स हर कुछ कह जाता है। उसमें कल जिस किस्म के हैशटैग से जिस पर सभी ने बुरा भी मनाया और जाहिर है कि यह पाकिस्तानी माशरे की इक़्तिदार के ऐन खिलाफ था। सियासतदानों को भी ये सोचना होगा कि सियासत में कहाँ तक आगे चले गए हैं। हर किसी ने एक टीम बनाई हुई है सोशल मीडिया की और उसके बाद जो गैर अखलाकी हैशटैग्स बनाए जाते हैं जो फिर ट्रेंड भी होते हैं और उसमें हर शख्स हर किस्म की बात करता है, ये भूल कर कि आप अपने लोगों के घरों में खवातीन को टारगेट कर रहे हैं। ये इंतहाई गलत बात है और इस पर ज़रूर इन सियासतदानों को भी सोचना होगा और साथ में हम सबको मिलकर ये सोचना होगा कि क्या सोशल मीडिया को इसी तरह से छोड़ दिया जाए या वाकई इसको हमें रेगुलेट करना होगा, क्योंकि आप क्या कहते हैं, आपका ज़बान क्या है, आपकी बयान क्या है, इससे फिर पूरी जो हमारी नस्ल है वो यही सब कुछ सीख रही है। सो इस पर जितनी मजम्मत की जाए वो कम होगा और इस पर सोचना होगा। द हेड्स शुड रोल एंड थिंक what are we doing with this social media? It's an important tool. We are not saying to close it down, but there should be some kind of regulations to it ताकि ये कुछ ना हो जो हमने कल देखा। अब आ जाते हैं पीडीएम लाहौर जलसे की तरफ, जो कि सियासी महवर भी है और पीडीएम खुद भी एक सियासत का महवर बन चुका है। हुकूमत की तरफ से जो रद्द अमल हमने देखा, वजीर आजम कुछ हमें बदले बदले नजर आए। हमने देखा कि उन्होंने कॉलम निगारों से भी, कॉलम नवीसों से एक मुलाकात भी की, उन्होंने सियालकोट में जाकर मंसूबों का इफ्तिताह भी किया, ताज बरादरी से भी बात की। आज शाम को उन्होंने कोरोना वायरस के हवाले से भी अवाम से अपील भी की और इन तमाम बातों में मसवाए आज के उन्होंने ये कहा कि जमहूरियत मुकालमे से आगे बढ़ती है। ऑपोजिशन अगर बात करना चाहती है तो वो तैयार है, लेकिन पार्लियामेंट में आए वो हर सवाल का जवाब देंगे। अब ये बदलाव क्यों है, ये एक बड़ी अहम सवाल है आज का। और इसके साथ साथ ऑपोजिशन जमातों ने बहुत ही बरमला तरीके से पीडीएम ने यह बता दिया है कि वो हुकूमत के साथ किसी किस्म का डायलॉग नहीं करना चाहती। उन्होंने बारहा ये कहा है कि उनकी तहरीक का महवर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल को खत्म करना है। वो कैसे खत्म होगा, क्या डायलॉग उन्हीं से होगा, क्या वो डायलॉग करना चाहते हैं? ये वो तमाम बातें हैं जो आज के प्रोग्राम में हम अपने मोहतरम मेहमानों से पूछेंगे कि उनका तज्जिया क्या कहता है और फिर जाहिर है कि पीडीएम जिस तरह से आगे बढ़ रही है इस गुब्बारे में कितनी हवा बाकी है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलो। हमारे साथ तशरीफ फरमा है इस्लामाबाद स्टूडियो में अमान मसूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इस्लामाबाद से ही हमें ज्वाइन किया है अजीम चौधरी साहब ने, आपका बेहद शुक्रिया। और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज में इसलिए आपसे करूंगी क्योंकि ऑपोजिशन जमातों ने एस्टैब्लिशमेंट को फोकस किया हुआ है। वो इमरान खान साहब की हुकूमत को इररेलेवेंट समझते हैं, बार बार ये कहते हैं कि सियासत में जो एस्टैब्लिशमेंट का किरदार है इस तहरीक ने उसको ख़त्म करना है, वो आइन के मुताबिक होगा, ये रूल्स ऑफ द गेम हमें सेट करने होंगे। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि जब कैंडिडली वो ये बातें कर रहे हैं, आप इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को कहाँ देख रहे हैं? क्या बात करनी चाहिए इन लोगों से, हल करने चाहिए ये मसाइल, इस पर खुलकर बात होनी चाहिए या खामोशी ही बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया साहबा। अभी 5 मिनट पहले मैंने ट्वीट भी किए जब आपके मैंने ये सारा प्रोग्राम का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा स्टडी किया है। देखिए, बात बड़ी क्लियर है कि अगर जिस तरह खुल के उन्होंने अपने पहले 2-3 तकरीरों में नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा ने मिलिट्री लीडरशिप को डायरेक्टली नाम लेके टारगेट किया और फिर उसके बाद हिकमत अमली चेंज करके इनडायरेक्ट अप्रोच की तरफ आ गए, मेरा नहीं ख्याल है कि उन्होंने जो एक डेंट क्रिएट करने की कोशिश की थी कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे हो जाएगी और जनाब वो अंडर प्रेशर आ जाएंगे और हमें कहेंगे आईएनजी बात करें क्या ये वो,
दैट इज नॉट हैपनिंग। इंपॉर्टेंट दो लफ्ज आप ज़हन में रखें। एक पहला ये है कि एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस मैं देख रहा हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट शो कर रही है। दे आर नॉट गोइंग इनटू दैट स्टेट जो कि ये चाहते थे कि उनकी सूरत हाल हो। और दूसरा, मेरा ख्याल एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि ये जो शरीफ फैमिली है, एंड इवन फॉर दैट मैटर मे बी द जरदारी फैमिली, ये नेचुरल डिके के प्रोसेस में इस वक्त हैं। नेचुरल डिके मतलब ये खुद ब खुद ही ये डिके हो जाएंगे, ये एक्सपोज हो रहे हैं थ्रू द पीडीएम, पाकिस्तान के अवाम के सामने एक्सपोज हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्सपोज हो रहे हैं। क्या तो लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट ये भी समझती है, वो जो कुछ भी कह रहे हैं, ठीक है, उन्होंने नाम लिए, गलत बातें भी की, बहुत कुछ किया आपने, और आप सबको भी ये लगा, हाँ, बहुत से लोगों को लगा कि ये एक डिवीजन क्रिएट करना चाह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट में, लेकिन जो मेन पॉइंट है, द एस्टैब्लिशमेंट फील कि अगर सियासी जमातें ये फील कर रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा किरदार हमारे सियासी निज़ाम में है और इसके खिलाफ वो निकल रहे हैं, तो इस पर बैठकर बात करनी चाहिए कि हाँ हम करते हैं, नहीं हम नहीं करते, या यस इतना हमारा हिस्सा है, इतना आपका हिस्सा है। आपके ख्याल से ये बात होनी चाहिए? देखिए, पहली बात है कि ये काम है एस्टैब्लिशमेंट करनी। एक सेकंड के लिए ज्यूम करते हैं कि हाँ जनाब, गिलगित बल्तिस्तान में भी एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा रोल था जनाब, उधर भी बड़ी लार्ज स्केल मैनूवरिंग हुई वगैरह, और सब एस्टैब्लिशमेंट नहीं किया, हालांकि वो तो सिर्फ बाय गार्ड ड्यूटीज पे उनके सोल्जर्स थे, सिक्योरिटी ड्यूटी पे। ये काम है पॉलिटिकल गवर्नमेंट का। पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो डायलॉग करे, वो इनसे बात करे कि अच्छा जी आपके क्या, क्योंकि देखें यहाँ पे हम सब मानते हैं कि सिविल सुप्रीमेसी जो है बिल्कुल हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की, हमारी सिविल लीडरशिप की होनी चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होनी है चाहिए, क्या आप समझते हैं? क्या आप समझते हैं? कोई चीज 100% नहीं है पाकिस्तान में। आपको मालूम है कि पाकिस्तान की जो माजी हुई है जहां पे 3 मिलिट्री रूल रहे। सुन ले, मैं जो इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, देखें ये मिलिट्री लीडरशिप जो है, आप मुझे बताएं वो कैसे बैठेगी क्रॉस द टेबल, जहां पे अपने कॉन्विक्ट बैठे होंगे, अपने एब्सकॉन्डर्स के रैप बैठे होंगे, जहां पे ऐसे लोग होंगे जिन्हें बड़े खौफनाक मुकदमात हैं उन पे इस वक्त अंडर ट्रायल है इनकी अकाउंटेबिलिटी कोड, उनके साथ बैठ के एस्टेब्लिशमेंट जो है वो डायलॉग करेगी। खुदा का नाम ले, इट डजंट हैपन, इट शुड नॉट हैपन, मेरी असेसमेंट है। मैं मान लेती हूँ वो कॉन्विक्ट हैं, वो establishment- एब्सकॉन्डर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब अगर डायलॉग से ही बातों को हल करना है ब्रिगेडियर साहब, तो जब हम टेररिस्ट से कर सकते हैं डायलॉग, उनसे बैठ के बात कर सकते हैं, तो ये तो आप ही के लोग हैं, आपके मुल्क के लोग हैं, और बात यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की है। मुल्क में ये जो अफरा तफरी मची हुई है, चाहे वो अपोजिशन मचा रही हो, चाहे वो अपोजिशन मईशत को दिगरगूं करना चाहती हो अपने इन जलसे तहरीक के जरिए, लेकिन ये जरूरी नहीं समझते आप, जस्ट इन अ वर्ड कि यस और नो, एंड सो दैट आई कैन हैव द ओपनिंग रिमार्क्स फ्रॉम अजीम चौधरी साहब। मेरा ख्याल है ये नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को डायलॉग करना चाहिए ऑन ऑल सच मैटर्स व्हिच इन्वॉल्व इवन द एस्टैब्लिशमेंट आल्सो। ओके, ऑलराइट, जो ऐसे मामला था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को करना चाहिए। अजीम चौधरी साहब, ऐसा ही कुछ प्राइम मिनिस्टर ने अब इशारे दिए गुज़िश्ता 2 दिनों में, जैसे कि मैंने जिक्र किया इब्तिदा में। ये इशारे जो वो दे रहे हैं, ये आपके ख्याल में उन्होंने खुद इनिशिएट किया है, या इशारे उनको मिले हैं कि यस बात करनी चाहिए, या समझते हैं कि पीडीएम की हीट इतनी है दैट नाउ ही फील्स ओके, इट्स टाइम, लेट्स सिट डाउन एंड टॉक? शेख मुजीबुर रहमान कैद में थे अगरतला साजिश केस पे, क्या था जुल्फकार अली भुट्टो साहब के मुतालबे पर, और फील्ड मार्शल अयूब खान के साथ वो मुज़ाकरात थे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत आई थी। पॉलिटिशियंस के साथ मुज़ाकरात करना तो लाजिम होता है हुकूमत के लिए भी और एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी, और पॉलिटिशियंस पर भी ये लाजिम होता है कि वो हुकूमत के साथ और एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करें और मामलात को तय करें। लेकिन ये सब कुछ बाजार में खड़े होकर नहीं हुआ करता, ये बंद कमरे में होता है और इसका एक भरम रखा जाया करता है। दिक्कत हमारे यहाँ इस वक्त ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एतमाद का बहुत बड़ा फुकदान हो चुका हुआ है, और उस फुकदान को पूरा करने के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश की है, तो अपोजिशन ने जिस तरह कल इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया, इसकी बजाय अगर दूसरी तरह से रद्द-ए-अमल का इजहार करते कि अच्छा हम इस पर मीटिंग करेंगे, सोचेंगे, फिर हम बात भी कर लेंगे, और कोई इनडायरेक्टली मैसेज दे दिया जैसे उन्होंने दिया था, तो शायद फिजा में बेहतरी का कोई इम्कान पैदा हो जाता। तो ये जो तब्दीली आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के इस रवैये में, एक लचक है, क्योंकि वो अपोजिशन से कभी बात नहीं करना चाहते थे। आपके नजदीक इसकी वजह क्या है? जी अजीम चौधरी साहब, आप ही से पूछ रही हैं। पाकिस्तान मुझसे पूछ रही है? जी जी। पाकिस्तान का कोई
शख्स ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान की फौज। अजीम चौधरी साहब, हम आपको दोबारा डायल कर लेते हैं। देयर इज सम प्रॉब्लम इन द ऑडियो। आई विल कम टू यू अमार। इस पूरे, क्योंकि मैंने जैसे इब्तिदा में कहा कि बड़े कैटेगोरिकली ऑपोजिशन एस्टैब्लिशमेंट से ही सब कुछ इस वक्त फोकस उनकी सियासत का लगता यही है कि जी आपके रोल पर हम पहले निकले हैं, बाद के हमारी इस हुकूमत की बात कर रहे हैं, बाद में महंगाई है, बाद में सब कुछ है। सो आपके ख्याल में पीडीएम से निमटने की जो स्ट्रैटेजी है वो इस वक्त स्टैब्लिशमेंट को बनानी चाहिए या हुकूमत को बनानी चाहिए या दोनों को मिलकर बनानी चाहिए? देखिए नादिया, 3 तरह की जहनी कैफियत का 3 जगह हमें सोचना है। एक कैफियत है वजीर आजम साहब की, उनकी काबीना के हवाले से कोई उनसे लड़ाई करना ही नहीं चाह रहा, कोई उनसे इख्तलाफ करना ही नहीं चाह रहा। ना जब वो गालम गलोच करते रहे 2.5 साल और कहते रहे मैं इन चोरों डाकुओं से नहीं मिलूंगा, ना उस वक्त उनकी बात की कोई अहमियत थी, ना इस वक्त इनकी कोई बात की अहमियत है कि ये डायलॉग के लिए आ रहे हैं। तो वो प्राइम मिनिस्टर इन द करंट सेटअप इज द मोस्ट इररेलेवेंट पर्सन। उनकी कोई गुंजाइश नहीं है, वो जो मर्जी कहते रहे, उनका कोई मकसद नहीं है। दूसरी बात ये है पीडीएम के हवाले से। पीडीएम जो हमारे देखते ही देखते बहुत तनावर हो गई। अभी आप लाहौर में एक छोटा सा बस स्टॉप है गज्जूमता, वहां पर आप देखिए कि मरियम नवाज का लोगों ने किस तरह इस्तकबाल किया है, लोग किस तरह लाहौर के बाहर निकल रहे हैं। अब सारे पाकिस्तान में उन्होंने पॉलिटिकल वर्कर्स को एक्टिवेट किया है। और कल जो पीडीएम के इजलास में बात हुई है वो बड़ी दिलचस्प है, जो नवाज शरीफ साहब ने उसमें सजेशंस पेश की हैं, जिसपे आसिफ अली जरदारी साहब के कुछ एतराजात भी थे लेकिन कुछ कंसर्न्स थे। उन्होंने कहा कि बेसिकली ना कि हम सारी जमातें मिलकर 10 साल के लिए हुकूमत बनाएंगे। इस्तीफों की बात हो रही थी कि इस्तीफे तो चलो हम दे देंगे, फिर क्या होगा, ये जरदारी साहब ने क्वेश्चन किया। तो उन्होंने, नवाज शरीफ ने कहा कि हम सारी जमातें मिलकर 10 साल के लिए हुकूमत बनाएंगे, हर एक को उसका शेयर मिलेगा और उसके बाद हम उस 10 साल के अंदर इस मुल्क की जमहूरी सिमत को दुरुस्त करेंगे। वो तो अब इस्तीफों की बात चल गई। ये एक और माइंडसेट है जो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर से मुखातिब ही नहीं है और वो डायरेक्ट, अच्छा वो फौज के खिलाफ बिल्कुल बात नहीं कर रहे। अगर कोई ये शख्स कह रहा है तो ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने 2000 दफा कहा है कि वो इदारों के नहीं किरदारों की बात कर रहे हैं, और किरदार भी 2 ही हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, और उसमें वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर बाजवा साहब और DGI जनरल फैज हमीद, इन दोनों के नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इन दोनों का साथ मसला है, लेकिन वो डायलॉग नहीं करना चाहते। अच्छा भाई आपने जो मजालिम किए हैं उन सियासी जमातों के साथ, उसके बाद डायलॉग नहीं हो सकता। तो अम्मा कतई कलामी, इससे पहले डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग फिर किसके साथ होगा? उनसे आप करना नहीं चाहते, आप हुकूमत को इररेलेवेंट समझते हैं, तो मतलब बंद कमरों में बैठ के 10 साल के लिए सारी जमातें हुकूमतें भी बना लेंगी, मतलब ये फैसला कौन कर रहा है? इसका अभी मुझे जवाब, मैंने आपको बताया ना 3 तरह की जहनी कैफियत है। तीसरी तरह की जहनी कैफियत हमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिलती है कि क्या जो बेबुनियाद मुकदमात मुख्तलिफ तरीकों से बनवाए जा रहे हैं, क्या उनमें रोकथाम हुई है? क्या जलसों को रोकथाम करने के लिए जिस तरह के इकदाम होते हैं उस तरह की हुई है? अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट ने डायलॉग का रास्ता खुद बंद किया है। आपको याद है मोहम्मद जुबैर साहब गवर्नर सिंध जो साबिक थे, वो किसी मुलाकात के सिलसिले में गए, उसकी इतने गलीज तरीके से तशहीर की कि नवाज शरीफ को ये कहना पड़ गया कि भाई अब कोई भी शख्स हमारी इजाजत के बगैर डायलॉग नहीं करेगा, डायलॉग होगा तो पब्लिक में होगा। वो डायलॉग करने को तैयार है, वो एक दफा नहीं 1000 दफा डायलॉग करने को तैयार। इस किस्म के डायलॉग जैसे अजीम चौधरी साहब ने कहा कि पब्लिक में तो होता नहीं है, ये तो जाहिर है पर्दे के पीछे सारी बातें होती हैं, हर चीज सामने नहीं लाई जाती। एक मिनट नादिया, एक जुमला मुझे कहने दीजिएगा। देखिए ये जो पसे पर्दा, और आपके प्रोग्राम का नाम भी है, जो डायलॉग, डीले और साजिशें और कॉन्स्पिरेसीज होती रही हैं माजी में, हुकूमतें कभी गिरती रही हैं, कभी बनती रही हैं, उन्हीं का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आज जो पाकिस्तान की सिचुएशन है जमहूरी तौर पर, उसका सबसे ज्यादा नुकसान है। तो क्या ये जरूरी नहीं है
कि हम सारे लोग इकट्ठे बैठे, एक दूसरे के सामने बात करें। पाकिस्तान के अवाम इस जंग में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनको पता चले। देखिए कितनी अजीब बात है, करप्शन आपने इतना नैरेटिव चलाया। मरियम नवाज ने अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके मुंह पे ऐसा तमाचा मारा, उन्होंने कहा देखें अभी मैं म्यूट होने वाली हूँ सारे चैनल पे, इसलिए कि उन्होंने आसिम बाजवा का नाम ले लिया। अच्छा, यानी नवाज शरीफ पे, आसिफ जरदारी पे आप धड़ाधड़ जितने मर्जी करप्शन के इल्जाम लगाए। अमर, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही इस पूरे में, जिसमें कल के इजलास का आपने जिक्र किया और आपने कहा कि जरदारी साहब ने भी कहा कि इस्तीफे दे दिए तो फिर क्या होगा। मैं इस्तीफों के सिलसिले में ही नेक्स्ट सेगमेंट में बात करने जा रही हूँ, लेकिन ये सोच भी बड़ी अजीब है। आपने सबके सामने डायलॉग करना है, आप इसमें कहते हैं अवाम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, लेकिन फैसले आप खुद कर लेते हैं कि 10 साल के लिए ये सारी जमातें मिलकर हुकूमतें बना लेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक जमात है, एक सियासी जमात है। 22 साल की इमरान खान साहब की जिद्दोजहद है, उनके भी वोटर्स हैं, उनके भी सपोर्टर हैं। यू कैन नॉट जस्ट माइनस one political party that is in power right now and decide कि अब जो जितनी बाकी हैं हम उनके साथ लेकर इस मुल्क को आगे चलेंगे। ये भी एक कैफियत आपने बड़ी अच्छी बताई। मुझे एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर इस्तीफों के हवाले से बहुत कुछ कहा जा रहा है, कितनी सदाकत है, क्या कुछ हो सकता है, और मेरे मोहतरम मेहमान क्या समझते हैं कि इस्तीफों से पहले भी चंद इस्तीफे आ रहे हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, अजीम चौधरी साहब, अम्मार मसूद हमारे साथ हैं। जरा बात कर लेते हैं इस्तीफों के हवाले से। इस पे बड़ा कुछ कहा जा रहा है ब्रिगेडियर साहब, इस्तीफे आपके नजदीक वाकई ये मुत्तफिक होकर इस्तीफे देने को तैयार हैं, या जिस तरह से पीपल्स पार्टी का समझ में आता है, उन्होंने सीईसी का भी कहा और शायद वो इस हक में नहीं है और यही एक ब्रेकिंग पॉइंट बन सकता है ऑफ पीडीएम। देखें, कल तो मोहतरम इत्तेदाद असलम साहब ने तो फूंक निकाल दी ये रेजिग्नेशन वाले सारे मामले पे, और पीएमएलएन या पीडीएम के बाकी लोग जो है मेरे ख्याल है एक स्टेट ऑफ शॉक में चले गए कि जनाब भाई हमारा नैरेटिव जो है ये तो गड़बड़ हो गई है, क्योंकि अवाम तो समझ गए जो इत्तेदाद असलम ने हकाइक बता दें एज पर कानून कि जनाब 250 भी अगर हो जाए इस्तीफे, तो अगर 84 के मेंबर्स फिर भी रहते हैं तो फिर भी पार्लियामेंट जो है वो फंक्शनल होगी, उसको आप अनलेस द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स टू डिसॉल्व। तो कहने का मतलब है कि एक तो ये कि ये जो फिगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 160-165 लोग जो हैं 100% आएंगे, चले 95-98% आ जाएंगे, रेजिग्नेशन वो नहीं होने लगे, अगले 15 दिन में पता लग जाएगा। बल्कि ये हैरान होंगे कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो भी सामने शायद आने वाले हैं जो कि कहेंगे हम इस्तीफा नहीं देते, हम ये जो पॉलिसी ऑफ कन्फ्रंटेशन है हम इस पर एग्री नहीं करते, हम नवाज मरीम नियाज की नैरेटिव से एग्री नहीं करते। तो रेजिग्नेशन जो है मेरा ख्याल है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है जो कि प्रेशर डालना। साहब ये बात बड़ी हो रही है कि नून लीग के अंदर से इस्तीफे जो हैं वो वक्त से पहले आ जाएंगे कि हम इसको इस पॉलिसी के साथ नहीं चलते। Exactly, ये तो लेकिन ये सब आप लोगों को कैसे पता? भाई उसकी वजह ये है कि कुछ लोग तो ऑलरेडी सामने आ गए हैं, मिस्टर शरकपुरी साहब हो गए, 3-4 और ऐसे लोग हो गए, और फिर जल कादिर बलोच, उन्हें जो लोगों ने कहा है विद इन द पीएमएलएन कि हम इस नैरेटिव के एग्री नहीं करते, जिस तरह नवाज मरीम नवाज ने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को बाय नेम लेके टारगेट किया, वी डोंट एग्री विद दिस नैरेटिव। आप सियासत करें बिकॉज वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी। अब सुनने मेरी बात, मेरी असेसमेंट ये है कि ये आपने नोट भी किया होगा कुछ जलसों में जो सेम लीडरशिप है, जिम्मेदार लोग हैं, नीट एंड क्लीन लोग हैं, बड़े लोग हैं पीएमएलएन में, अच्छे लोग हैं, वो आप सामने नहीं आ रहे, वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं, और वो करेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ये खानदानों की पावर प्ले के अंदर वो आके उनका इमेज तबाह हो जाए। आप समझते हैं कि इस्तीफे का जो मामला है वो इस तरह नहीं जैसा कि अनाउंसमेंट मुस्तकिल की जा रही है, राइट? इट इज गोइंग टू बी ए नो गो, बिल्कुल ये बता दूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं क्विकली कह दूं क्योंकि आपने कहा कि टाइम का लिमिट है। देखें, मैंने वो सारे दौर देखे, आई डोंट नो मेरे बाकी भाइयों ने देखे या नहीं, बिल्कुल होश में हम थे जब ये फील्ड मार्शल अयूब खान उस वक्त सदर थे पाकिस्तान के, और बिल्कुल जब अपोजिशन उनके खिलाफ और ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुई तो बिल्कुल उनके वो खुद इजलासों में बैठते थे और अपोजिशन के साथ जो है वो, मुझे आज भी याद है, सीओपी कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज जिनके साथ फिर वो डायलॉग करते थे, दौलताना साहब नाम। इसी तरह जनरल मुशर्रफ के दौर में जो एनआरओ हुआ था, ही वाज द रूलर एट दैट टाइम, तो वो खुद नहीं बैठे अपोजिशन के सामने, उन्होंने कोई बेनजीर के साथ बैठ के बातचीत नहीं की। हाँ, उनके लोग थे, वो बिहाइंड द बैक चैनल पे एनआरओ करते थे। और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जब पीएनए की मूवमेंट हुई थी 1977 में,
बैठते थे और ऑपोजिशन के साथ बैठ का डायलॉग होता था। तो ये एक्सपेक्ट करना कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट बैठेगी अक्रॉस द टेबल वर्दियां पहन के और मरीम नवाज के साथ डायलॉग करेंगे, और बट दिस इज नॉट हाउ द स्टेट फंक्शन। ठीक जो है, सोच रहे हैं नहायत अहमकाना नहीं सोच जाहिर है। है फिर इट लोग इज भेज नॉट दिए गोइंग टू हैपन। जाएंगे ना, लोग भेजे जाएंगे जैसे आपने कहा कि देखिए फिर कि वो आप रिप्रेजेंट करने के लिए छोटा भेजे मोटा, जाते हैं। देखिए छोटा मोटा बैक चैनल मैं उसको रूल आउट नहीं करता ठीक हूं, है, ठीक है, जुबैर बट साहब टाइप कुछ ऐसे लोग वी हैं, बट अंडरस्टैंड, डोंट एक्सपेक्ट वी कि गेट योर पब्लिकली भी पॉइंट। ऐसी कोई चीज अच्छा, होगी। इस्तीफों का ओके, क्योंकि मामला है, क्या आप भी देख रहे हैं अजीम चौधरी साहब के इस्तीफे जो है वो इतना बड़ा हथियार नहीं है इस वक्त ऑपोजिशन के पास, और अब अगर लेट से अगर कर भी देते हैं, हाइपोथेटिकली हम सोच लें, तो जो बात प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे, यू सी दैट हैपनिंग? माजी में जब कभी भी इस्तीफे दिए गए तो लोगों ने स्पीकर को या चेयरमैन सेनेट को फोन करके ये कह दिया कि इस्तीफा हमसे जबरदस्ती लिया गया हुआ है। तावक्त है कि हम पर्सनली आपके सामने पेश होकर ये कह न दें कि ये इस्तीफा हम खुश दिली के साथ दे रहे हैं, इसको कबूल न कीजिएगा। और तरीकाकार भी यह है कि स्पीकर या चेयरमैन सेनेट को जब तक ये तसल्ली ना हो जाए और वो ये तसल्ली कर न लें कि ये इस्तीफा के साथ दिया जा रहा है और वॉलंटरीली दिया जा रहा है, उस वक्त तक वो इस्तीफा मंजूर नहीं करते। ये इस्तीफे दे भी देंगे तब भी इस्तीफे मंजूर नहीं होंगे। माजी में हम देख चुके हैं, पिछली असेंबली में भी इस्तीफे मंजूर नहीं हुए थे। वो लोग जो आज इस्तीफा देना चाहते हैं यही पिछली असेंबली में रुकावट बने हुए थे कि इनके इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं और इससे मामला को खराब होगा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के तोड़े जाने का सिर्फ एक इम्कान हो सकता है और वो नहीं है, और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर उसको डिसॉल्व कर दे। अदरवाइज पार्लियामेंट तोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और ना ही अदम एतमाद की कोई तहरीक ये ला सकते हैं मिलकर। अदम एतमाद की तहरीक तो पूरे बहुत सारे लोगों माजी में जब कभी भी इस्तीफे दिए गए मोहतरमा बेनजीर के खिलाफ करने की कोशिश की थी, को फोन करके लोग असेंबली के अंदर खड़े होकर जबरदस्ती दिया गया हुआ है कि हमसे दावत है कि हम पर्सनली आपके सामने कोशिश की जा रही है, हम कह न देना आपके खिलाफ इस्तीफा हम खुश दिली के साथ दे नहीं हो सकती, इसको कबूल न कीजिएगा। अच्छा, और तरीकाकार भी मैं अमार आपसे भी पूछ लेती हूँ कि आपके ख्याल में जो नून लीग के हवाले से कल से ये खबरें और बड़े सब लोग काफ़ी सहाफ़ी तो ये कहते हैं कि बावसूख और बड़े उनके अपने ज़राए हैं जो बता रहे हैं कि कौमी असेंबली से भी और पंजाब असेंबली से भी नून लीग के बड़े माने जाने लोग जो हैं वो बड़ी जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बैक वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें वो अनाउंस करेंगे कि दे आर नॉट गोइंग टू बी एनी मोर अलाइंड विद PMLN, और वो पार्टी से जो है वो बिल्कुल अलग हो रहे हैं और वो कोई इस्तीफे नहीं जमे होंगे, और 31 दिसंबर तक खुद नून लीग देख लेगी कि उनके पास उतने इस्तीफे नहीं जितने अरकान पार्लियामेंट है। ये ख्वाहिश है या होने जा रहा है? अच्छा, मुझे लगता है कि जो हमारे मुबस्सिरीन कराम हैं हाँ। वो पूरी तरह खबर को सुनते नहीं। कल मौलाना फजलुर रहमान ने जब अपनी प्रेस टॉक की उसमें बड़े वाजे अंदाज की में थी 2 दफा उन्होंने कहा कि भाई कि हमने इस्तीफे देने नहीं है 31 दिसंबर तक, हमने इस्तीफे पार्टी सरबराह के पास जमा करने हैं। एक तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ये इस्तीफे देने का फैसला अभी नहीं हुआ, वो उनके पास जमा करवाएंगे, उसके बाद वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसके हिसाब से वो इस्तीफे देने का फैसला करेंगे। इस्तीफे देने का बहुत बड़ा वाकया होता है किसी भी जमहूरी मुल्क में। एहतजाज का जमहूरी तरीका है, इसमें ये समझना चाहिए कि ये कोई गैर जमहूरी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग इस्तीफे देंगे सूबाई असम्बलियों से, कौमी असम्बलियों से, तो जाहिर है कोई ये जो है ना इतनी पार्लियामेंट और असम्बली इतनी लेजिटिमेट नहीं रह सकेगी। उसका हल बुनियादी तौर पर असम्बली तोड़ना होता है। अगर आप ज़िमनी इंतखाबात करके तहरीके इंसाफ को दोबारा जितवा देंगे तो इससे बड़ा अहमकाना काम नहीं हो सकता। अच्छा। इसलिए कि आपको अंदाजा नहीं है कि लोग अब सड़क पे हैं, लोग घरों में बैठे एनालिसिस नहीं सुन रहे, वो सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, और उनके अंदाज में जो गुस्सा है, जो शिद्दत है, वो अगर आपको नहीं समझ आ रही, सामने की बातें हैं, इसमें कोई हिकमत अमली, कोई स्ट्रेटजी, कोई मंसूबाबंदी नहीं है। अमर, नून लीग का बताएं, नून लीग का बताएं कि आपको लगता है कि इसमें टूट-फूट होने जा रही है नून लीग में? ये देखिए, ये बहुत सारे लोगों का ख्वाब है। पहले दिन से ये कहानी हम सुन रहे हैं और हर मौके पर ये खबर सर उठा लेती है।
आज तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखिए लॉजिक के हिसाब से ना, आप इस बात को तस्लीम करें कि इस वक्त नून लीग बहुत ज्यादा पॉपुलर है पंजाब में। जिस शख्स ने इस्तीफा देना होता है ना, या जो एमएनए होता है, उसकी जिंदगी का मरकज वो एमएनए की सीट है। अगर फर्ज कीजिए कि वो फैसला करता है नवाज शरीफ के नैरेटिव से अलग जाने का, तो उसको ये बात समझ आ जाती है, और वो सेंसिबल लोग होते हैं पॉलिटिकली, कि फिर सियासत में उसकी कोई जरूरत बाकी नहीं है। क्योंकि इस वक्त कोई फर्द हो या सियासी जमात हो या इदारा हो, अगर वो नून लीग के नवाज शरीफ के नैरेटिव से दूसरी साइड पे जाएगी तो वो खुद अपनी मौत आप मर जाएगी। इसलिए कि ये काम, ये नारा इतना नया है और इसमें इतनी अट्रैक्शन है कि लोग खुद ब खुद इसके साथ मुंसलिक हो रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात कह दूं क्विकली, आई हैव टू टेक अ ब्रेक से वापस आएंगे तो आप जरूर कह दीजिएगा। मुझे भी बहुत कुछ ऐड करना था अमार, जो आपने अभी कहा कि लोग मुनहरिफ होंगे तो फिर उनकी सियासत क्या बचेगी। एक एग्जाम्पल है, पता नहीं उसे इसमें कोई मुमासलत आप समझते हैं कि नहीं, लेकिन आप काफ़ी कुछ समझते हैं मेरे तीनों मेहमान। वो मुझे याद आती है उस वक्त की MQM जब कभी हुआ करती थी और आज की MK। बहरहाल लेट्स टेक अ ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने तीनों मेहमानों से पूछूंगी लाहौर जलसे में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या वो मीनारे पाकिस्तान वाला जलसा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, जो इंतहाई बड़ा जलसा था, जिसको पजीराई मिली थी, लोग जोक दर जोक आए थे, क्या ये ऑपोजिशन जमातें भी ऐसा ही कुछ करना चाह रही हैं और ऐसा ही कर पाएंगी? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। इस आखिरी सेगमेंट में जाहिर है 2 दिन के बाद लाहौर का जलसा है। ब्रिगेडियर साहब, व्हाट आर यू लुकिंग एट? इज इट गोइंग टू बी अ बिग जलसा? हुकूमत भी रखने डालेगी, सब बंद करेगी रास्ते ताकि लाहौर तक लोग ना आ सकें दीगर शहरों से, और यही होना भी चाहिए? पहले क्विकली मैं ये बात कर दूं, वेरी क्विकली, कि जनाब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स शहबाज शरीफ साहब की भी रेजिग्नेशन आ जाएगा, हमजा की भी रेजिग्नेशन आ जाएगा, और उसके बाद फजलुर रहमान साहब के बेटे और बाकी 6 JUI MNA उनका भी आ जाएगा, ताकि पता ये लग जाए कि हाँ भाई वाकई ये तो मामला जो है दे मीन व्हाट दे आर सेइंग। लेकिन आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा है ना कि बाज़ाब्ता तौर पर नून लीग ने अभी अपने अरकान को कहा नहीं है। देखें ना, फिर लोगों को बेवकूफ़ तो ना बनाए ना। पीपल्स पार्टी का तो खैर जो कन्फ्यूजन है वो तो सामने आ गई है। इंपॉर्टेंट चीज़ लाहौर का जलसा नंबर 1 ये कि बिल्कुल मैंने इमरान खान के दोनों जलसे अटेंड किए थे, 2011 वाला भी और 2012 वाला भी, जो इलेक्शन से पहले उनका जलसा था मीनारे पाकिस्तान में, पैक टू कैपेसिटी, कोई शक वाली बात नहीं। PMLN के जलसा भी बहुत बड़ा होगा। वजह यह है कि PMLN लाहौर जो है वो PMLN का गढ़ है, और इस वक्त जो एक बड़ा तनाव वाली पोलराइजेशन वाली कैफियत है बिटवीन द PMLN और PDM एंड इमरान खान, जारी बात है वो भी आएंगे, अपने बंदों को लेके आएंगे, और जिस तरह वो रिलीज कर दिए मरीम नवाज पूरे लाहौर में। हुकूमत को क्या करना चाहिए इस जलसे के लिए? नंबर 1 ये DJ भट्ट को अरेस्ट करना, फिर आज उसको बेल मिल गई। मैं समझता हूँ ये नहायत ही अहमकाना जिसका भी फैसला था पंजाब पुलिस वालों का, बेवकूफ़ी, इस तरह नहीं करना चाहिए था। नंबर 2 ये कि जनाब कोरोना की बात आप भूल जाएं, ऑपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, दैट डजंट मैटर राइट नाउ। यस, व्हाट मैटर इज, अब जो मैं बात करूं ये सुन ले जरा। देखें, कई अरसे से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो मैस गैदरिंग्स हो रही हैं, पाकिस्तान के दुश्मन चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतशार कियास हो, एंड दे वुड बी टू ग्लैड कि वो ऐसी मास गैदरिंग का फायदा उठाएं, और अल्लाह ना करे कि वो हमारे को ऐसा हादसा हो जाए कि हमारे को लीडिंग सियासतदान है वो टारगेट हो जाए। अगर खुदा न खास्ते ये चीज़ होगी, मैं बड़ी सीरियसली ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद ना किसी को रेजिग्नेशन होगी, ना किसी को पता होगा क्या कोरोना है। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, अल्लाह ना करे। इसका जिक्र सोहेल वड़ाइच साहब ने भी अपने कॉलम में किया था। अजीम चौधरी साहब, उन्होंने तो बड़ी ऑफेंसिव बात कर दी। उन्होंने कहा कि ये कोई साजिश तैयार हो रही है। अब मैं कहता हूँ क्या पहले कौन सी साजिश है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, ठीक है, वो एक अलग बात है, क्योंकि बहुत कम है। अजीम चौधरी साहब, आप क्या सिक्योरिटी थ्रेट मेरी नजर में दहशतगर्दों के हवाले से फॉर एनी बिग जलसा इंक्लूडिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन? नहीं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आर वेरी गुड, आई एम श्योर दे आर गोइंग टू फॉइल ऑल सच अटैक्स। जी अजीम चौधरी साहब, आपकी तरफ क्या समझते हैं, लाहौर के जलसे से क्या निकलेगा? मैं पहले एक बात कह लूं और फिर लाहौर के जलसे पे गुजारिश करता हूं। वो लोग जो पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस का हिस्सा नहीं रहे हुए होते, उनके लिए वो आसान नहीं होता कि वो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर की सूरत हाल को समझ सकें और ये समझ सकें कि पॉलिटिकल पार्टी काम कैसे करती हैं, अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाती हैं। ये इत्तेफाक है कि मैं ऐसा कर चुका हुआ हूँ और मुझे अंदाजा है पॉलिटिकल पार्टी की वर्किंग अंदर कैसे होती है। बाहर से आप जैसा मर्जी जो जी चाहे कह ले। लाहौर का जलसा एक बड़ा जलसा होगा
लेकिन पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े जलसे में, बाजोड़ में, बुनेर में सिराजुल हक साहब ने जलसा किया, बहुत बड़े जलसे थे, क्या फर्क पड़ा? जलसे में लोग आएंगे, बेनजीर साहिबा 86 में आई थी, बहुत बड़ा जम्मे गफीर उनके साथ था, तो क्या हुआ था? जुनैद साहब ने खुद जब जलसे किए थे तो क्या हुआ था? मियां नवाज शरीफ करते थे तो क्या होता था? जो भी जलसा करे वो जलसा बड़ा कर लेगा, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा? इमरान खान ने कर लिए थे बहुत बड़े जलसे, क्या फर्क पड़ गया? फर्क तब पड़ेगा जब प्राइम मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व करेगा, और वो बेवकूफ नहीं है कि वो असेंबली डिसॉल्व करेगा। वो इस असेंबली के 5 साल पूरे करवाएगा और 5 साल अपने भी पूरे करवाएगा। वो मेरे दोस्त, वो मेरे मुबस्सिरीन, वो मेरे तज्जिया निगार जो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं रहे और पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से सुनकर उनकी बात को लेकर आगे चलते हैं और उनके वकील बन जाते हैं, उन्हें चाहिए वो इस बारे में गौर करें। अच्छा, बस एक लास्ट चीज ऐड कर दें अजीम चौधरी साहब, तो आप ये समझते हैं कि इवन चाहेंगे इमरान खान साहब कि अगर डायलॉग की कहीं बात आती है तो वो डायलॉग उनसे हो, एस्टैब्लिशमेंट से डायलॉग तो सिर्फ इमरान खान से हो सकता है, किसी और से होना ही नहीं है। नहीं, क्योंकि आपने कहा ना वो अपने 5 साल पूरे करवाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि फिर उनकी ये कोशिश होगी कि जो डायलॉग करना है मेरे से आके करो, कोई और नहीं आएगा बीच में। बिल्कुल यही होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, अपोजिशन लीडर, ये सब मिल के बैठ के, फौज भी बैठ के एक नए दफा एक बात कर ले। अगर चारों लोग इकट्ठे हो जाए, चारों साइड इकट्ठी हो जाए, तो शायद कुछ मामला बेहतर हो जाएंगे। अम्मार की तरफ आ जाती हूँ। अम्मार, लाहौर का जलसा लेट्स से सपोज बहुत बड़ा जलसा होता है, बड़ा जबरदस्त किस्म का हो जाता है, क्या आपको लगता है हुकूमत पे किसी किस्म का कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल सही बात है, पहले भी बहुत बड़े बड़े जलसे हुए हैं। अच्छा देखिए, ये पहले भी बहुत बड़े जलसे हुए हैं। उन सारे जलसों में अगर देखा जाए तो उनका मतमा नज़र क्या होता था? उनका मतमा नज़र कोई सियासी जमात होती थी या उनका टारगेट कोई पॉलिटिकल हुकूमत होती थी। इस दफ़ा ये सूरत हाल मुख्तलिफ है। ये ना किसी सियासी जमात को टारगेट कर रहे हैं, ना इमरान खान के इस्तीफे की बहुत ज़्यादा इन्हें जल्दी है, ना असम्बलियाँ तोड़वा के इन्होंने खुश होना है। इनके टारगेट बहुत वाज़ेह हैं। जो इमरान खान के जलसे हुए हैं, अब तक तो मेरे ख्याल में हर सहाफ़त के तालिब इल्म को पता चल गया कि ज़हीरुल इस्लाम साहब ने किस किस तरह स्पॉन्सर किए, किस तरह लाहौर के जलसे हुए, धरना हुआ, ये सारी बातें अब रिकॉर्ड पे आ गई हैं। इसकी डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस जलसे के बाद क्या होगा, ये 4 नकात हैं मेरे जहन में और मैं वो गोशगुजार कर देता हूँ। पहली बात यह है कि जलसे के बाद शायद पीडीएम की तरफ से लॉन्ग मार्च का ऐलान हो। अगर लॉन्ग मार्च का नहीं होगा तो फिर शायद धरने का ऐलान हो। अब ये बहुत अहम है कि धरना कहाँ होता है। मौलाना फजलुर रहमान और अब्दुल गफूर हैदरी को आपने सुन लिया, वो पार्लियामेंट के सामने धरना देने में दिलचस्पी नहीं है, उनका टारगेट कुछ और है। तीसरी बात ये है, क्या लाहौर के जलसे में इस्तीफों का ऐलान होगा? लेकिन मुझे यूं लगता है कि जब ये इस्तीफों का ऐलान करेंगे, बेवकूफ लोग तो नहीं है, उससे पहले 3 इस्तीफों का मुतालबा जरूर करेंगे। और अगर वो 3 इस्तीफे ज़बां ज़दे आम हो गए और बच्चे बच्चे ने उसका मुतालबा करना शुरू कर दिया, तो फिर देखें पाकिस्तान में एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो। फिर तो इससे इंतशार भी हो सकता है। जिन 3 का आप जिक्र करना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से सब समझते हैं कि आप किन 3 के बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक बात कह दूं, लास्ट जुमला कह दूं। कोई लास्ट की गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश नहीं है। 30 सेकंड में कुछ कहना है तो कह दीजिए ब्रिगेडियर साहब। पीडीएम वाले, खासकर ये नवाज शरीफ फैमिली, ये चाहेंगे अगर पाकिस्तान में मिलिट्री टेक ओवर भी हो जाए, मैं एक बड़े वाइल्ड बात कर रहा हूँ, वो बड़े खुश होंगे, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट द मिलिट्री टू गेट इन्वॉल्वड इन पॉलिटिक्स एंड दे वांट इमरान खान आउट। लेकिन ये नहीं होने लगा, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं होने लगा। जी अम्मार, जी अम्मार, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि माशाल्लाह मौजूदा बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में लग नहीं सकता, और अगर लग जाए तो बहुत अच्छा है, इसलिए कि वो पाकिस्तान का शॉर्टेस्ट पॉसिबल माशाल्लाह होगा, चंद दिनों से ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकता। जी अजीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माशाल्लाह जब भी आएगा, अगर आया अव्वल तो आएगा, नहीं आया तो 10 साल के लिए आएगा। ओके, बहुत। और वो तो 10 साल उन्होंने जमातों ने कहा है कि हमने मिलकर एक हुकूमत बनानी है। बहुत शुक्रिया, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही आप तीनों मेहमानों से। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। 2 दिन बाद पीडीएम का लाहौर जलसा, देखते हैं पंजाब हुकूमत किस तरह से डील करती है और पीडीएम क्या कुछ कितना बड़ा शो जो है अपना पावरफुल शो करके दिखा सकती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।